हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम जो केमिस्ट्री का अपना जो चैप्टर चल रहा था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो पार्ट 8, इसमें आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि क्वांटम मॉडल, ये जो टॉपिक है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको हम बिल्कुल थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल तौर पर समझेंगे। हर एक जो क्वांटम नंबर है उसको एक पॉइंट वाइज क्लियर करते हुए चलें। हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट नंबर 8 यानी कि हमने जो 1 से लेकर पार्ट 7 क्लियर कर चुके हैं। आज हम जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी कि परमाणु की संरचना का पार्ट नंबर 8 है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इस पार्ट में हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि होती है क्वांटम नंबर्स अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स जो है ना, क्वांटम यांत्रिकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है क्वांटम नंबर्स को समझना। क्योंकि हमने पिछले बार ही जाना था, जब हमने पिछले लेक्चर लिया था उसमें हमने समझा था कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए जब हम क्वांटम मैकेनिक्स यूज करते हैं तो उससे 3 हल आते हैं। पहला मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा आता है अपना द्विगंशी क्वांटम संख्या, तीसरा आता है अपना जो चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसके बाद एक और क्वांटम संख्या आती है जो कि चक्रण क्वांटम संख्या है, जिसको हमने श्रोडिंगर समीकरण से प्राप्त नहीं किया था, बल्कि जो अपने साइंटिस्ट थे लाइक बोहर, गोल्डस्मिथ, हाइजेनबर्ग, मतलब ऐसे ही कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने चक्रण क्वांटम संख्या की के बारे में हमें बताया। तो आज हम पूरा डिस्कस करेंगे क्वांटम संख्या पर। परमाणु की संरचना पार्ट जो है अपना वो है 8। आज परमाणु की संरचना पार्ट 8, 8वां भाग या 8वां पार्ट होगा इस बार। देखिए एक सेकेंड, जो पार्ट 8 में क्वांटम नंबर, पहले जानेंगे क्वांटम नंबर होती क्या है। देखिए क्वांटम्स नंबर बेसिकली नंबर्स होते हैं। ये नंबर्स यानी कि नंबर्स मतलब संख्याएं होती हैं। क्वांटम्स जो नंबर्स हैं वो किसी परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी पोजीशन यानी कि स्थिति और ऊर्जा के बारे में जो संख्याएं हमें बताती हैं वो संख्याएं अपनी मुख्य मतलब जो अपनी क्वांटम संख्याएं होती हैं। क्या होती है? क्वांटम संख्या। वो होती है क्वांटम संख्याएं। देखिए स्टार्ट करते हैं क्वांटम्स। क्वांटम संख्या क्या होती है ना? क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या में सबसे पहले जो परमाणु होता है ये अपना एक परमाणु है। इस परमाणु में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उसकी हमें ऊर्जा और स्थिति यानी कि एनर्जी और पोजीशन को हमें जो संख्याएं बताएं वो संख्याएं क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि क्वांटम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो हमें किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति का ज्ञान या का निर्धारण करती हैं। बेसिकली कह सकते हैं, है ना, यह कह सकते हैं ऊर्जा और स्थिति का हमें क्या कराती हैं? जानकारी देती है, नॉलेज देती है, जानकारी कह सकते हैं, है ना, इसकी क्या देती है? जानकारी। तो वो संख्या क्वांटम संख्या कहलाती है। ये क्वांटम संख्या जो है ना,
वो 4 है। कितनी है? 4। कितनी है? 4 क्वांटम संख्या। पहली क्वांटम संख्या है मुख्य क्वांटम संख्या। देखिए मुख्य के आगे क्वांटम संख्या, पूरा लिखने में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, इसको एन से डिनोट करते हैं। इसके बाद द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसको एम से लिखते हैं। इसके बाद तीसरी जो है वो अपनी मुख्य द्विगंशी चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे एम से लिखते हैं, या फिर नहीं एम से नहीं, इसको एस से लिखें, सॉरी इसको मैग्नेट है तो एम से लिखेंगे, एम से। इसके बाद चक्रण क्वांटम संख्या यानी कि एस, स्पिन क्वांटम नंबर, इसको एस से लिखेंगे, एस से। हाँ, इसको एम से लिखते हैं। और जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है उसको एल से लिखते हैं। हाँ ये राइट है, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या को एन से लिखते हैं, द्विगंशी को एल से, मैं चुंबकीय को एम से, और चक्रण क्वांटम संख्या यानी एस। तो ये अपनी 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं, जिसमें से ये जो 3 क्वांटम संख्याएं हैं ये हमें श्रोडिंगर समीकरण को हल करने पर, श्रोडिंगर समीकरण को हल करने पर प्राप्त होता है। लेकिन जो चौथा, जो फोर्थ जो क्वांटम नंबर है वो हमें कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने दी थी, लाइक बोहर, गोल्ड स्मिथ, उन्होंने इसके बारे में बताया था। ऐसे ही कोई मतलब ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्पिन चक्रण क्वांटम संख्या को व्यक्त किया था या बताया था इसके बारे में। ये है अपना क्वांटम संख्या। इसके बाद हम शुरुआत करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या से। मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, इसको हम पहले इसके कुछ बस पॉइंट, मतलब इसके कुछ मुख्य क्वांटम संख्या होती क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उन सभी को हम समझेंगे। देखिए पहली प्रॉपर्टी है कि इसको हम n से लिखते हैं, इसको n से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? मुख्य क्वांटम संख्या को n से प्रदर्शित किया जाता है, तथा इसका जो मान होगा वो एक पूर्णांक होगा। क्या होगा? पूर्णांक। लेकिन पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक में 0 भी आता है, लेकिन आपको 0 को छोड़कर जो भी आपके पूर्णांक हो जाएंगे वो n हो सकता है। यानी मुख्य क्वांटम संख्या एक नंबर है, लेकिन जो नंबर है वो क्या है? पूर्णांक। लेकिन पूर्णांक में आपको 0 को हटा देना है। सेकेंड पॉइंट, n का मान, n का जो मान है ना वो 1 से लेकर n तक हो सकता है, n तक। और यहां पर n मुख्य क्वांटम संख्या ना होकर n है 1 2 3 4, मतलब कुछ भी हो सकता है। n यहां पर कुछ भी हो सकता है, 1 से n तक। मतलब आप इस प्रकार से भी इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 से n तक हो सकता है, 1 से n तक। n क्या है? ये सब है। इसके बाद और जो n है, मतलब जो अपना n है मुख्य क्वांटम संख्या, वो हमें बताता है, एक सेकंड पहले इधर देखिए, एक आपको चीज याद रखनी है इस क्वांटम संख्या को पढ़ने से पहले, कि कोष के बारे में हमें n बताता है मुख्य क्वांटम संख्या, उपकोष के बारे में हमें l बताता है यानी द्विगंशी क्वांटम संख्या, कक्षक के बारे में आपको चुंबकीय क्वांटम संख्या बताएगा, और इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको स्पिन क्वांटम नंबर यानी कि चक्रण क्वांटम संख्या बताएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पर? n की। तो यानी ये किसके बारे में बताएगा? कोष के बारे में।
कोश की स्थिति ऊर्जा बताएगा। समझ गए? तो ये किस चीज को व्यक्त करता है? ये एक मुख्य ऊर्जा कोश को व्यक्त करता है। मुख्य ऊर्जा कोश को क्या करता है? व्यक्त करता है। मुख्य ऊर्जा कोश को व्यक्त करता है कौन? एम बेसिकली। इसके बाद जो अपना सीवा पॉइंट है, मतलब थर्ड पॉइंट है, उसको देखिए। जो आपका देखिए बी में छोटी चीजें है। देखिए बी में आपको ये भी याद रखना है कि यदि n इज इक्वल टू 1 हुआ, n इज इक्वल टू 2 हुआ, यहां पर हम n के मान, n इज इक्वल टू 3 हुआ, n इज इक्वल टू 4 हुआ, चूंकि हम जानते हैं n कोश को प्रदर्शित करता है। n किसको? कोश को। तो यहां पर अगर मुख्य क्वांटम संख्या ये सभी हुई, यानी अगर मुख्य क्वांटम संख्या 1 हुई, तो आपका कोश जो होगा वो होगा k, और n इज इक्वल टू 2 हुआ तो कोश l हो जाएगा, n इज इक्वल टू 3 हुआ तो आपका कोश m हो जाएगा, n इज इक्वल टू 4 होने पर कोश n हो जाएगा। इस प्रकार आगे चलता रहेगा, है ना? तो ये हो सकता है, ये अपने कोश हो गए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपना सी पॉइंट है। सी जो पॉइंट है वो बेसिकली ये कहता है कि n का मान, जो n का मान है ना, n, वो अपन को वो क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन। देखिए बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का जो कोश है, ये इलेक्ट्रॉन का कोश है, तो ये इलेक्ट्रॉन का मतलब n का मान इलेक्ट्रॉन के कोश, जो n का मान इलेक्ट्रॉन के कोश की ऊर्जा तथा आकार को बताता है। ऊर्जा और आकार को बताता है। यानी हम कह सकते हैं कि किसी मतलब n का मान इलेक्ट्रॉन के कोश की ऊर्जा तथा आकार को बताता है। और हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे देखिए यहां पर देखिए ये है अपना n इज इक्वल टू 1, मतलब ये अपना अवकोश k है। पहला अवकोश k, मतलब पहला कोश क्या है? k। दूसरा कोश l, n इज इक्वल टू 2 है। ये n इज इक्वल टू 1 पर क्या है? k कोश, मतलब k कोश, और n इज इक्वल टू 2 पर l कोश हो जाएगा। तो आप जैसे देख पा रहे होंगे, जैसे नाविक से दूरी बढ़ रही है, देखिए एक कॉन्सेप्ट है, यहां पर अपनी क्या बढ़ रही है? नाभिक से दूरी बढ़ रही है। और हम ये जानते हैं कि जो n है वो ऊर्जा और आकार को बताता है, और n बढ़ने पर ऊर्जा बढ़ती है, n बढ़ेगा तो ऊर्जा भी बढ़ेगी। और दूसरी चीज, n बढ़ने पर आकार बढ़ता है, या कह सकते हो r बढ़ता है बेसिकली। हाँ, आकार आप लिख लो, n बढ़ने पर आकार बढ़ता है। क्योंकि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि यहां पर आकार बढ़ रहा है या n की संख्या बढ़ रही है, यानी कि ऊर्जा बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? ऊर्जा बढ़ रही है। यहां पर क्या बढ़ रही है? ऊर्जा बढ़ रही है ना? n का मान बढ़ने से ऊर्जा बढ़ रही है। तो जब भी ऊर्जा बढ़े, मतलब n का मान बढ़ने पर ऊर्जा बढ़ेगी और n का मान बढ़ने पर आकार बढ़ेगा। कैसे? तो हम एक चीज जानते हैं, हम क्या चीज जानते हैं कि अपना जो Rn होता है, Rn जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर me स्क्वायर हो जाता है। यानी कि Rn जो होता है ना, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर me स्क्वायर, ये Rn होता है। और एक और देख लीजिए En, जो En हो जाएगा वो माइनस का 13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर हो जाएगा, इस प्रकार से। अब देखिए बेसिकली ये Rn क्या है? nवे कोश की
त्रिज्या, और ये En क्या है, nवें कोश की ऊर्जा। चूंकि हमने अभी देखा कि n का मान बढ़ेगा तो ऊर्जा बढ़ेगी, और n का मान बढ़ने से यानी मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ने से आकार बढ़ता है। कैसे बढ़ता है इसको हम देखते हैं। देखिए ये कांस्टेंट, ये नीचे वाले सभी कांस्टेंट, एच भी कांस्टेंट। हम ये बात कर रहे हैं हाइड्रोजन के लिए, एग्जांपल ले रहे हैं हाइड्रोजन एटम का। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड का मान कितना 1 होता है, तो हमने यहां पर जेड का मान 1 रख दिया, इसलिए हमने इसमें जेड नहीं रखा, ठीक है। तो ये सभी कांस्टेंट है, तो हम यहां से एक बात कह सकते हैं कि आर एन जो होगा, आर एन समानुपाती हो जाएगा किसके, आर एन सब कांस्टेंट तो किसके, एन स्क्वायर के। एन क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, यानी कि आर बढ़ने पर, मतलब एन बढ़ने पर आर बढ़ेगा, मुख्य क्वांटम संख्या बढ़ने पर आकार बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ेगी। अब देखिए सेकंड कॉन्सेप्ट, यहां पर 13.6 कांस्टेंट, जेड की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी, 1 रख देते हैं यहां पर, क्योंकि हम एटम हाइड्रोजन ले रहे हैं जिसके लिए जेड की वैल्यू 1 होती है, 1/n²। यहां पर जो En है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब आप कह सकते हैं कि n² का व्युत्क्रम है। लेकिन एक बहुमूल्य चीज, यहां पर माइनस का साइन लगा है, माइनस का साइन। अगर हम n = 1 यहां पर रखे, देखें, मतलब हम यहां पर n = 1 रखें, n = 2 रखें, n = 3 रखें, और सभी की हम मतलब सभी n = 1 वाले कोश की ऊर्जा निकाल ले, n = 2 वाले कोश की ऊर्जा निकाल ले, और n = 3 वाले कोश की ऊर्जा निकालते हैं, तो इसकी वैल्यू रहती है -13.6। आप जब इसकी निकालेंगे माइनस का 3.46 हो जाएगी, आप जब माइनस की 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, है ना, इस प्रकार से ये हो जाएगी। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि n की वैल्यू यहां पर 1 है, तो यहां संख्या बढ़ी हुई, संख्या जिसमें बड़ी होगी वो इन रियलिटी में छोटी होगी जब माइनस साइन होगा। देखिए यहां 13.6 बड़ा है इन सब के मुकाबले, लेकिन आगे माइनस लग गया तो यही सबसे छोटा होगा। तो ये देखिए सबसे कम ये है और ये सबसे ज्यादा है, यानी कि n यहां पर n सबसे कम है और n सबसे ज्यादा है, यानी कि n का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है ऊर्जा भी बढ़ रही है, यानी कि n का मान बढ़ने पर ऊर्जा बढ़ रही है। हम इस चीज को समझ चुके हैं, इसको हमने प्रूफ करके देख लिया। इस प्रकार से देखिए पहले ऊर्जा कम थी, n का मान हमने और बढ़ा दिया, n = 2 रखा तो ऊर्जा और बढ़ गई, फिर n = 3 रखा तो एनर्जी फिर से बढ़ गई, यानी कि n की वैल्यू बढ़ाएंगे तो आपकी जो एनर्जी है वो बढ़ती चली जाएगी। ये यहां से हमने समझ लिया मुख्य क्वांटम संख्या में, ये अपना पॉइंट था। इसके बाद मतलब ये जो एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट जो हमने अभी इधर समझा वो डी पॉइंट था अपना। इसके बाद देखिए आपको समझना है जो ई पॉइंट में दो चीज है, क्या क्या, कि आपका मूल अवस्था क्या होती है और उत्तेजित अवस्था क्या होती है, दोनों चीजों को, मूल अवस्था और उत्तेजित अवस्था को, दोनों ही बड़ी बहुमूल्य चीज है। देखिए मुख्य क्वांटम संख्या में जो अपना डी हो चुका था उसके बाद ई पॉइंट ही चल रहा था। देखिए ई पॉइंट में हम समझेंगे कि मूल अवस्था क्या होती है और उत्तेजित अवस्था क्या होती है। उसको समझने के लिए इसको समझने के लिए हम यूज करेंगे किसका, हाइड्रोजन एटम का। आप कहोगे कि हाइड्रोजन एटम ही क्यों लेते हैं, क्योंकि हमने
जब हाइड्रोजन परमाणु एटम का मैकेनिज्म समझा था, तो उसमें देखा था कि हाइड्रोजन एक सरलतम परमाणु है और हम चीजों को सरल रूप से पढ़ने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हम हाइड्रोजन एटम को लेते हैं। दिस वॉज रीजन। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं इन दोनों चीजों को समझने के लिए। हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु में क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो हमने ये हाइड्रोजन एटम बना लिया, है ना। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये हमने एक अपना इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, ठीक है। यहां पर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, यहां पर ये दूरी कम है, फिर और दूरी बढ़ गई, और यहां पर और ज्यादा दूरी बढ़ गई। यानी कि यहां पर n इक्वल टू 1 था, यहां पर n इक्वल टू 2 हो गया, यहां पर n इक्वल टू 3 हो गया। यानी कि दूरी बढ़ने पर क्वांटम संख्या बढ़ गई, हमने अभी देखा है। इसके बाद ये अपना K कोश है, ये अपना L है, ये अपना M कोश है। तो आप देखिए ध्यान से कैसे समझेंगे मूल अवस्था को। बेसिकली आप इनमें से देखिए K कोश और L कोश और M कोश में किसकी ऊर्जा कम है। आप कहेंगे कि जिसकी N की वैल्यू कम होगी उसके लिए ऊर्जा भी कम होगी। यानी कि K जो अपना कोश है, K कोश के लिए ऊर्जा सबसे कम होगी। तो यहां पर अगर हम देखें तो जो K कोश है उसकी ऊर्जा कम है ना, इसकी ऊर्जा कम है, सबसे कम ऊर्जा है। तो हम अगर अब समझे मूल अवस्था की डेफिनेशन, जब इलेक्ट्रॉन उस कोश में उपस्थित होता है जिसमें सबसे कम ऊर्जा होती है, तो उसे इलेक्ट्रॉन की मूल अवस्था कहा जाता है। यानी कि मूल अवस्था कहने का तात्पर्य है कि जब इलेक्ट्रॉन कहां उपस्थित हो, जिस कोश में ऊर्जा की मान सबसे कम हो, तो उस कोश को हम क्या कहेंगे, उस कोश में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अवस्था को क्या कहेंगे, हम बेसिकली मूल अवस्था कहेंगे, मूल अवस्था। और हाइड्रोजन के लिए इसका मान 1 होता है। क्या होता है? इसका मान 1 होता है, 1 होता है। ये चीज आपको समझना है। और यहां पर बड़ी कंफ्यूजन होती है क्वेश्चन करते समय। आपसे बोलेगा, पहले हम उत्तेजित अवस्था को समझेंगे, फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगा जो मैं कह रहा हूं। ठीक है, उत्तेजित अवस्था मतलब क्या है? मूल अवस्था तो हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन उस कोश में उपस्थित होगा जहां पर ऊर्जा सबसे कम होगी, और हाइड्रोजन के लिए इसका मान कितना? 1 होगा। ठीक है, उत्तेजित अवस्था यहां पर जब इलेक्ट्रॉन अपनी जो कम ऊर्जा वाले कोश से उच्च ऊर्जा वाले कोश में चला जाता है, तो ऐसी अवस्था इलेक्ट्रॉन की उत्तेजित अवस्था कहलाती है। देखिए अभी इलेक्ट्रॉन यहां पर है k = 1 पर, जहां ऊर्जा सबसे कम है, यहां पर मूल अवस्था है। लेकिन जब कोई मूल अवस्था से किसी उच्च ऊर्जा वाले कोश में चला जाता, मान लो n = 2 में चला गया, n = 3 में चला गया, तो इस अवस्था को हम उत्तेजित अवस्था कहेंगे। ये थी अपनी मूल अवस्था और उत्तेजित अवस्था की। मूल अवस्था से या निम्न ऊर्जा वाले कोश से उच्च ऊर्जा वाले कोश में जब इलेक्ट्रॉन जाता है, तो इलेक्ट्रॉन की उस अवस्था को उत्तेजित अवस्था कहते हैं। लेकिन यहां पर देखिए कंफ्यूजन, एक बड़ी प्यारी कंफ्यूजन है होती है क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। आपसे बोलेगा वो प्रथम उत्तेजित अवस्था, तो आप यहां पर n की वैल्यू कितनी लिखेंगे? प्रथम उत्तेजित अवस्था के लिए n का मान आप कितना दोगे? n = 1 रखोगे या n = 2 रखोगे
या n इज इक्वल टू 3 रखोगे। देखिए यहां पर अपना इलेक्ट्रॉन मूल अवस्था में था, तो n इज इक्वल टू 1 में जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो मूल अवस्था है, लेकिन n इज इक्वल टू 2 है कि n इज इक्वल टू 2 को हम प्रथम उत्तेजित अवस्था कहेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, प्रथम उत्तेजित अवस्था। n इज इक्वल टू 2 मतलब n इज इक्वल टू 2 देखने के बाद n इज इक्वल टू 3 को हम द्वितीय उत्तेजित अवस्था। हाँ, तो प्रथम उत्तेजित अवस्था यानी कि n इज इक्वल टू 2 मुख्य क्वांटम संख्या 2 हो जाएगी। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि किसी भी कोश का मतलब किसी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा। किसी कोण में उपस्थित जो आपका इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो आपको ई आप कौन सा पॉइंट है, आई थिंक हमने कितने देखी, एफ है आई थिंक, है ना। किसी कोश में आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए कोणीय संवेग क्या होगा। कोणीय संवेग यानी कि L या फिर mv², ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका NH/2π, ये हो जाएगा अपना NH/2π। यहां पर अपना मुख्य क्वांटम संख्या क्लियर होता हुआ। ये सभी जो 6-7 पॉइंट हमने देखे मुख्य क्वांटम संख्या के मुख्य हैं। इसके बाद हम द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसका पहला पॉइंट, इसे L से डिनोट करते हैं, इसे हम L से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम किससे करते हैं, L से प्रदर्शित करते हैं, तथा जो L का मान जो है, इसका मान 0 से n-1 होगा। मतलब n यहां पर मुख्य क्वांटम संख्या है। आपसे बोल दिया गया आपको मुख्य क्वांटम संख्या 3 दे दी गई, तो आपसे बोला जाए कि आप निकाल के दिखाओ L यानी कि द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो आपको सीधा क्या करना है, 0 से कहां तक, n-1 यानी 3 में से 1 घटाएंगे 2 तक, तो 0 1 2, ये हो गए L के मान। इस प्रकार हम n से L के मान निकालेंगे। कहां L का मान कहां से कहां तक होगा, कहां से कहां तक होता है, 0 से लेकर n-1 तक होता है। इसके बाद अपना सेकेंड पॉइंट है कि L का, देखो हमने अभी देखा था n का मान कोश को बताता है, L का मान उपकोश को बताता है। L का जो प्रत्येक मान होता है वो किसको बताता है, उपकोश को बताता है, किसको बताता है, उपकोश को। n का प्रत्येक मान किसको बताता है, कोश को, L का उपकोश को। इसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए आपको निकालना है कि उपकोशों की संख्या कैसे निकालें। उपकोशों की कुल संख्या को एक सेकंड देखेंगे, लेकिन हमने जिस प्रकार से मुख्य क्वांटम संख्या में देखा था कि जो कोश होते हैं वो K L M N होते हैं, उसी प्रकार उपकोश कौन से होंगे, उपकोश कौन से होंगे, उपकोश को भी देखते हैं। उपकोश होते हैं सबसे पहले यहां पर हम L का मान देंगे, L इज इक्वल टू 0 हो गया, L इज इक्वल टू 1 हो गया, क्योंकि यहां से कहां से स्टार्ट होगा, ये 0 से n-1 तक, L इज इक्वल टू 2 हो गया, L इज इक्वल टू 3 हो गया। तो जो आपके उपकोश होंगे कौन से होंगे,
देखो जब भी आपको L इज इक्वल टू 0 मिले तो वहां पर आपका जो उपकोष होगा वो S उपकोष होगा। कौन सा उपकोष? S। यदि आपको L इज इक्वल टू 1 मिल जाए तो आपके पास P उपकोष प्राप्त होगा। P L इज इक्वल टू 2 के लिए D उपकोष प्राप्त होगा। L इज इक्वल टू 3 के लिए F उपकोष प्राप्त होगा। ये अपने SPDF उपकोष हैं जिसके लिए द्विगांशी क्वांटम संख्या के ये सभी मान हैं। इसके बाद अब हम डी पॉइंट में देखते हैं। डी पॉइंट में एक महत्वपूर्ण चीज है। महत्वपूर्ण चीज क्या है? बेसिकली एक सेकंड, अब हम ये चीज देख ही चुके हैं तो एक चीज और देखते हैं। L का मान उपकोष को व्यक्त करता है और साथ ही साथ ये L का मान उपकोष की जो ऊर्जा होती है, क्या उपकोष की ऊर्जा और आकृति को व्यक्त करता है। किसको? आकृति को। मुख्य क्वांटम संख्या कोष की ऊर्जा और आकार को व्यक्त करता था और ये उपकोष की ऊर्जा और आकृति को व्यक्त करेगा। तो हमने चूंकि बात करी आकृति की तो आकृति देख लेते हैं। S उपकोष की आकृति क्या होगी? S उपकोष की आकृति होती है वो गोलाकार होती है। जो आपका P उपकोष होगा उसके लिए आकृति क्या हो जाएगी? वो है डंबलाकार, डंबल। जो गोल मतलब कुछ इस प्रकार का उपकोष होगा आपके पास, डंबल कुछ इस प्रकार का आपके पास ये उपकोष हो जाएगा और जो डी की आकृति हो जाएगी द्विडंबलाकार। यानी कि कुछ इस प्रकार से देखिए, ऐसा ऐसा द्विडंबल है। यहां पर दो डंबल है, एक ऐसे में एक ऐसे में। तो ये आपकी आकृति हो गई डी की। अब हम बात करें एफ उपकोष की आकृति क्या होगी? तो वो जटिल होगी जिसको हम आसानी से नहीं बना सकते हैं। ये अपनी आकृति हो गई। तो एल का बेसिकली मान जो होता है वो उपकोष की आकृति ऊर्जा या उपकोष की ऊर्जा या आकृति को बताता है। ये अपना पॉइंट हो गया। इसके बाद अब हम जो महत्वपूर्ण बात कर रहे थे उसको देखते हैं। देखिए, जो L के कुल कितने मान होंगे, L के कुल कितने मान होंगे ये कौन बताएगा? ये बताएगा मुख्य क्वांटम संख्या। ध्यान से देखिए, बेसिकली अपना जो डी पॉइंट है वो आसान भाषा में लिखें तो वो ये है कि n बराबर मतलब मुख्य क्वांटम संख्या जो बराबर होगी किसके? उपकोषों की कुल संख्या के। आप इस लाइन का मतलब समझते क्या होता है? यानी जो मुख्य क्वांटम संख्या उपकोषों की कुल संख्या के बराबर होता है। कहने का तात्पर्य, अगर हमने मान लिया आपके पास क्या है, के कोष है, कहने का मतलब यह है कि हमने अभी समझा था कि कोष के अंदर उपकोष होते हैं, कोष के अंदर उपकोष होते हैं। तो एक कोष के अंदर मान लो के कोष है तो के कोष में कितने उपकोष होंगे? के कोष में कितने उपकोष होंगे? आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक कोष ले लेते हैं, कोई भी कोष, जैसे कि हमने के नहीं, के बाद एल लेते हैं। पहले एल एक कोष लिया, अभी हम देखा था एल कोष, जिसके लिए एन की वैल्यू 1 होती है।
और अगर हमें यहां से L का मान निकालना हो, मतलब ये क्या है, इसमें क्या है, L एक हमने उपकोष ले लिया, एक उपकोष लिया L, तो उसमें हमें कोष निकालना है, कोष। तो कोष की संख्या निकालने के लिए बेसिकली 0 से, कोष की संख्या कौन बताता है, L, यानी हमें L निकालना है। L निकालने के लिए 0 से L-1, सॉरी L की, N की वैल्यू कितनी, 2 होगी, 2, हाँ, तो 0 से N-1 यानी कि 2 -1, 2 -1 यानी 1, तो 0 से 1 मतलब 0 और 1, मतलब L की वैल्यू कितनी आई, 2। और अगर आप ध्यान से देखो, L के कितने मान आए, 2, लेकिन N का भी तो 2 ही है, मतलब उपकोष की कुल कितनी संख्या है, 2, उपकोष की कुल कितनी संख्या है, 2, और यहां पर N का मान भी कितना है, 2, यानी कि उपकोष की जो कुल संख्या है वो N के बराबर होगी। उपकोष की कुल संख्या मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर होगी। ये हम कहें, मान लो हमने k ही ले लिया, k के लिए जो n होता है वो होता है 1, तो इसके लिए अगर हम L निकाल लें, यानी उपकोषों की संख्या निकाल लें, तो 0 से n माइनस मतलब 0 ही आएगा, 0 से 0 क्या होता है, 0, यानी इसके लिए जो अपना उपकोष निकला वो 1 निकला, जिसका मान, जिसके लिए द्विगंशी या L का मान 0 है। कितना उपकोष निकला, 1। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे N की वैल्यू भी कितनी है, 1, यानी उपकोषों की कुल संख्या कितनी है, 1, तो N भी कितना है, 1। अगर हम के M देखें, M के लिए N की वैल्यू 3 होती है, अगर हम इसके लिए L निकाल रहे हैं तो 0 से 2 तक, यानी 0 1 2, तो देखिए कितने उपकोष निकल कर आए, 3, एक है 0, दूसरा है 1, तीसरा है 2, यानी 3 उपकोष, और 3 अपनी क्या थी, मुख्य क्वांटम संख्या, यानी कि उपकोषों की कुल संख्या जो होती है वो मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर होती है। ये अपना महत्वपूर्ण बिंदु है ना, क्योंकि हम जानते हैं जो L का मान उपकोष की ऊर्जा और आकृति को व्यक्त करता है, ऊर्जा और आकृति को व्यक्त करता है, तो हम हाइड्रोजन परमाणु और जो बहु इलेक्ट्रॉनिक, मतलब जिसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके लिए ऊर्जा का क्या क्रम होता है उसको हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। देखिए ABCDE, जो अपना E पॉइंट है वो ये कहता है, क्या कहता है, वो ये कहता है कि L का मान बेसिकली उपकोष की ऊर्जा और आकृति का निर्धारण करता है। तो अब हम कुछ ऊर्जा के क्रम देखते हैं, क्या ऊर्जा के क्रम किस किस के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक है। तो हाइड्रोजन के लिए ऊर्जा का क्रम क्या रहेगा, उपकोषों के लिए। तो देखिए आपको एक चीज रखना, ऊर्जा जो होती है वो समानुपाती होती है N और N+L की। तो अगर हम देखें इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो यहां पर सबकी ऊर्जा NS बराबर होगी NP बराबर ND बराबर NF। बस ये आपको पॉइंट याद रखना है, बस आपको इसको इजीली बस ध्यान रखना है इसको। सेकंड पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट बहु इलेक्ट्रॉनिक, इसमें थोड़ा इसको समझने योग्य, क्योंकि ये एक ही है तो आप उसको जेन्युइनली याद रखिए। जो बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु होंगे उनके लिए आपको निकालना है ऊर्जा का क्रम, कि किस उपकोष की ऊर्जा ज्यादा होगी, जो आपके बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु हैं उनमें किस उपकोष की ऊर्जा कम होगी, किसकी ज्यादा होगी, इसका क्रम निकालने के लिए आपको एक चीज याद रखना है। NS पहले आप लिख लो, NP, ND और NF,
तो आपको इनका क्रम, कौन किसकी ऊर्जा ज्यादा होगी किसकी ऊर्जा कम होगी। देखिए ऊर्जा इसलिए इसकी बराबर हो गई क्योंकि यहाँ पर n का मान समान है ना। यहाँ पर n वाला कॉन्सेप्ट लगता है। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला, ये लगता है सम इलेक्ट्रॉनिक के लिए। सम इलेक्ट्रॉनिक जो आपके परमाणु, मतलब सम इलेक्ट्रॉनिक जब एक इलेक्ट्रॉनिक परमाणु, एक इलेक्ट्रॉनिक परमाणु, क्योंकि इसमें एक है तो इसके लिए ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ऊर्जा n के समानुपाती होती है। और यहां पर देखिए n सबकी बराबर है, यानी कि यहां पर ऊर्जा सबकी, सब कक्षक सभी कोषों की ऊर्जा बराबर होगी। लेकिन यहां पर अगर आप देख रहे हैं ये बहु इलेक्ट्रॉनिक है, और बहु इलेक्ट्रॉनिक के लिए ये वाला ऊर्जा n प्लस एल के समानुपाती होते हैं। लेकिन एल एन तो सबके लिए, इसमें भी n इसमें भी n, सबके लिए कांस्टेंट, सबके लिए बराबर है। लेकिन s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1, d के लिए l की वैल्यू 2, f के लिए l की वैल्यू 3। तो अगर आप यहां से देख पा रहे हैं तो जिसके लिए n तो कांस्टेंट है अपनी जगह, l की वैल्यू जिसके लिए ज्यादा होगी उसकी ऊर्जा, उस उपकोष की ऊर्जा ज्यादा होगी। तो अगर आप देख पा रहे हैं l की वैल्यू इस nf उस उपकोष के लिए ज्यादा है तो इसकी ऊर्जा भी ज्यादा होगी, और इसकी फिर इसकी, ये अपना उपकोष की ऊर्जा का क्रम हो गया। किसके लिए? बहु इलेक्ट्रॉनिक के लिए, ये अपना क्रम हो गया। अब देखिए अब हमने जो अभी अभी देखा है, अब एक छोटी चीज देख लेते हैं। यहां पर कोश, यहां उपकोष, यहां पर उपकोष के जो प्रतीक है उनको, उपकोष के प्रतीक को लिखेंगे। सबसे पहले कोश अगर n इक्वल टू 1, यानी आपको k उपकोष दिया गया हो, n इज इक्वल टू 1 दिया गया हो, यानी k कोष दिया गया हो, n इक्वल टू 2 दिया गया हो, l कोष दिया गया हो, n इक्वल टू 3, m कोष दिया गया हो, n इक्वल टू 4, यानी कि n कोष दिया गया हो, है ना। या फिर आप इसको 5 भी लिख सकते हो। o कोष दिया गया हो, तो आपको इन सभी के लिए उपकोष निकालना है। उपकोष बेसिकली l, कोष मतलब n, उपकोष मतलब l। l कैसे निकालते हैं? 0 से n-1, l मतलब 0 से n-1। यहां पर क्या है? एक है ना, तो 0 से 1 माइनस 1 मतलब 0, यहां पर 0, l की वैल्यू कितनी है? 0, है ना। यहां पर l की वैल्यू नहीं, हम यहां पर देखेंगे उपकोष की संख्या, यहां पर कितने उपकोष हैं, हम यहां पर वो देखेंगे कि उपकोष कितने हैं, उपकोष की संख्या को देखेंगे। देखिए n इज इक्वल टू 1 के लिए 0 वाला एक उपकोष, यानी l इक्वल टू 0 वाला एक उपकोष आएगा, है ना। जितनी n है उतने ही उपकोष हो जाएंगे। अभी हम देखा उपकोषों की कुल संख्या n के बराबर होगी, l इक्वल टू 0 1, है ना, 3 इसमें आ जाएंगे, l इक्वल टू 0 1 2, यहाँ पे 4 उपकोष आएंगे, l 0 1 2 3, 5 उपकोष 0 1 2 3 4। ये अपने उपकोष की संख्या निकल आई। यदि हमने देखा था l इज इक्वल टू 0 हो तो वो कौन सा उपकोष होगा? s उपकोष। तो अपना s प्रतीक इस प्रकार लिखते हैं, s उपकोष। कौन सा उपकोष? l। और s के आगे हमें मुख्य क्वांटम संख्या देखना है। मुख्य क्वांटम संख्या का 1, तो इसके आगे आपको 1 रख देना है। तो ये हो गया आपका उपकोष का प्रतीक, ये 1s उपकोष है। इसलिए देखिए इसमें कितने उपकोष आएंगे? 2। कौन कौन से? देखिए चूंकि हम जानते हैं l इज इक्वल टू, l को देखना है, l इज इक्वल टू 0 यानी कि s, l इज इक्वल टू 1 यानी कि p। देखिए n कितना है यहाँ पर? 2, तो 2s और 2p, ये अपने उपकोष हो गए। एक 2s और 2p हमने देखा था
n की वैल्यू 2 है, ऑफ कोर्स भी 2 है। उसी प्रकार यहां पर हम s, p और d क्यों लिया? क्योंकि l इज इक्वल टू 2 होने पर हम d लेते हैं, तो 3s 3p 3d। उसी प्रकार यहां पर लिख सकते हैं 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 5g। इस प्रकार से हम और भी लिख सकते हैं। ये था अपना द्विगांशी क्वांटम मॉडल का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम इसमें एक छोटी सी कुछ विशेष चीजें हैं उनको समझ लेते हैं। हमने अभी जो लिखा था उसमें 1s था, लेकिन 1p नहीं था। 1p ऑफ कोर्स नहीं होता, यानी कि जो p में 1p नहीं था ऑफ कोर्स, d में आपका 2d नहीं था ऑफ कोर्स, f में आपका 3f नहीं था। यानी कि हम कह सकते हैं जो आपके p, d और f ऑफ कोर्स होते हैं, है ना, p, d और f ऑफ कोर्स होते हैं, उनके लिए n का मान, यानी कि जो आगे है ना n, इसी को तो n बोलते हैं, उनके लिए n का मान 1, p के लिए 1 नहीं, p के लिए 2, d के लिए 3, f के लिए 4 से शुरू होता है। मतलब n जो p के लिए 1p नहीं होगा, 2p से स्टार्ट होगा, और d के लिए 2d नहीं होगा, 3d से स्टार्ट होगा। ये अपना पॉइंट है। और हमने जो अपने उपकोष हैं उनको s, p, d, f के आगे भी, अगर वैसे हमारा काम इतने से चल जाता है, लेकिन अगर हमें आगे जरूरत पड़ी तो हम और भी आगे कर सकते हैं, s, p, d, f, g, h, i, लेकिन j नहीं कर सकते। j को आपको छोड़ना है ना, j को आपको छोड़ना है ना, j को छोड़कर आप आगे भी उपकोषों को लिख सकते हैं, लेकिन हमारा काम अभी SPDF से चल जाता है। चूंकि हमने एक पॉइंट और देख लेते, छोटी सी, चूंकि हमने अभी एक चीज लिखी थी G पॉइंट, एक और है अपना F होने के बाद G। देखिए G पॉइंट जो कहता है वो ये कहता है कि किसी उपकोष का कोणीय संवेग क्या होगा, कोणीय संवेग क्या होगा, कोणीय संवेग यानी कि L क्या होगा, L mvr, वो हो जाएगा h/2 चूंकि उपकोष को कौन व्यक्त करता है, L, तो √L L+1। ये अपना कोणीय संवेग ज्ञात कर सकते हैं किसी उपकोष के लिए, h/2 √L L+1। ये अपना हो गया। यहां पर द्विगांशी क्वांटम संख्या, एक सेकंड, एक चीज और देख लेते हैं, देखो S, P, D, F, S for sharp, SHARP, P for principal, D for diffused, F for, देखिए शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, और F क्या होता है भाई, F फंडामेंटल, F मतलब फंडामेंटल। ये हो गया अपने, S मतलब शार्प, P मतलब प्रिंसिपल, D मतलब डिफ्यूज, F मतलब फंडामेंटल। ये अपने जो कोर्स थे उनको हमने इस प्रकार लिया।
है ना। इनकी आकार सॉरी आकार नहीं, आकृति, आकार अलग चीज हो जाती है, आकृति अलग हो जाती है। इसका आकार गोलाकार था, इसका डम्बलाकार था, इसका द्विडम्बलाकार था, इसका बहुत ज्यादा जटिल था, है ना, इसका कॉम्प्लेक्स था आकृति। ये हो गए। यहां पर अपना एंड होता हुआ द्विगंशीय क्वांटम संख्या। इसके बाद चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखिए हमने अभी देखा था n कोश को, l उपकोश को, और जो m है वो किसको करता है, कक्षक को। अब हम यहां पर सारी बात चलेगी किसकी, कक्षक की। किसकी, कक्षक की। चुंबकीय क्वांटम संख्या। पहला पॉइंट, इसको m से प्रदर्शित करते हैं, और इसका अगर हम बात करें मान की, तो इसका मान आपको निकालने के लिए प्लस माइनस l से माइनस प्लस l तक इसका मान आप निकाल सकते हो, है ना। m क्या होता है, m का मान माइनस प्लस माइनस l से माइनस l प्लस तक होता है ना। ये अपना a पॉइंट हो गया। माइनस l से प्लस l कहने का था मतलब माइनस प्लस माइनस l से माइनस प्लस l हो सकता है। देखिए इसका कहने का मतलब क्या होता है, जैसे अपने पास s कोई अपना क्या है, उपकोष है, तो इस उपकोष के अंदर कितने कक्षक होंगे, है ना, उनके बारे में कौन बताएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। पहली चीज, है ना, एस उपकोष के लिए एल का मान कितना होता है, 0 होता है। तो यहां पर जब हम प्लस माइनस 0 का कोई होता ही नहीं, मतलब यानी कि एस के लिए एम की वैल्यू तो शून्य रहेगी। लेकिन सीखने वाली चीज यहां पर एस के बाद पी उपकोष में एल की वैल्यू 1 होती है, तो इसके लिए एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1 से -1 या -1 से +1 तक कह सकते हैं, -1 0 +1। तो ये अपने मान हो गया किसका, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का। इस प्रकार से निकालते हैं, है ना। ये एक कक्षक, ये दूसरा कक्षक, ये तीसरा कक्षक, ये होता है। देखिए एक बी पॉइंट में एक हम प्रभाव को देखते हैं। प्रभाव बोले तो एक इफेक्ट। हमने जब बोहर मॉडल पढ़ा था तो उसमें हमने कमी पड़ी थी बोहर मॉडल की, कि इन्होंने जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें अगर हम जो स्पेक्ट्रम रेखाएं हैं, अगर हम उनमें विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र रख देते हैं, है ना, अगर स्पेक्ट्रम रेखाओं को प्रबल विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है, तो वहां पर ये जो स्पेक्ट्रल रेखाएं होती है ना, वो बहुत ही अति सूक्ष्म रेखाओं में विभक्त हो जाती है। तो ये विभक्त होने का कारण क्या था, ये उनकी व्याख्या नहीं कर पाए थे बोहर साहब। यही उनकी सबसे बड़ी कमी, मतलब ये उनकी कमी थी, सीधी बात। तो उसी कमी को समझाया, या उसी जो उनकी कमी को सॉल्व किया किसने, किस व्यक्ति ने, वो है जीमान। तो उन्हीं के नाम पर एक प्रभाव पड़ गया, जीमान प्रभाव, जिसको हम देखने वाले हैं। देखिए जो स्पेक्ट्रम रेखाएं होती हैं, ये मान लो स्पेक्ट्रम रेखाएं, अगर ये स्पेक्ट्रम रेखा है, ये क्या है, स्पेक्ट्रम रेखा, तो ये स्पेक्ट्रल रेखाएं हैं, स्पेक्ट्रम रेखाएं। तो अगर इस स्पेक्ट्रल रेखा मान लो हमने एक इधर से निकाली, उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। हमने इस लाइन को, ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है,
इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, बहुत ही ज्यादा हाई मैग्नेटिक फील्ड है, अति उच्च चुंबकीय क्षेत्र है। तो जो ये रेखा है, स्पेक्ट्रल रेखा, ये बहुत सारी ये ऐसे बहुत सारी सूक्ष्म सूक्ष्म बहुत छोटी छोटी रेखाओं में विभक्त हो जाता है ना, ये होता है। तो इन्होंने अपने प्रभाव में कहा कि ये होने का कारण ये है कि जो स्पेक्ट्रल रेखा है वो स्पेक्ट्रल रेखा का उपकोष है, और उपकोष के अंदर जब हम प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को लगाते हैं तो हमें जो स्पेक्ट्रल रेखाएं होती हैं वो कक्षक दिखाई देते हैं। क्या होते हैं? वो कक्षक है। क्या है ये? कक्षक होते हैं। हाँ, इनको बोलते हैं ऑर्बिटल्स, है ना। जो उपकोष होते हैं, हम जानते हैं कि ये जो स्पेक्ट्रल रेखाएं होती हैं, स्पेक्ट्रम रेखा, तो स्पेक्ट्रम रेखाओं की जो लैम्डा होती है वो लगभग इक्वल होती है। लैम्डा यानी तरंग दैर्घ्य वो लगभग समान हो जाती है। लगभग समान हो जाती है लैम्डा। और हम एक चीज जानते हैं कि इसकी अगर लैम्डा बराबर है तो इसके जो अंदर होगी उनकी भी तो लैम्डा बराबर होगी। तो उन्होंने यही चीज समझाई कि ये क्या है? एक उपकोष है। स्पेक्ट्रम रेखा उपकोष है। उपकोष को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये कक्षकों में डिवाइड हो जाती है। ये पूरा कॉन्सेप्ट किसने दिया, बताया? जीमान प्रभाव ने, मतलब जीमान प्रभाव जो अपने जीमान साहब थे, उन्होंने बेसिकली चुंबकीय क्षेत्र वाले कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर दिया था स्पेक्ट्रम रेखाओं से संबंधित। खत्म। और इसके बाद इसी से संबंधित अगर आपको कक्षक की कोणीय संवेग निकालना हो तो L इज इक्वल टू MBR इज इक्वल टू MH अपॉन 2 पाई हो जाएगा। ये इसका कोणीय संवेग हो गया। L इज इक्वल टू NH नहीं, NH नहीं, MH, क्योंकि M यहां पर क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। यहां पर बेसिकली ये होता है कि जो मैग्नेटिक है, जब इसको हम चुंबकीय क्षेत्र, मतलब ये जो स्पेक्ट्रम रेखा है उसको जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, हाई मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये ना एक इसकी जो लैम्डा है, मतलब इसकी जो आवृत्ति चेंज हो जाती है। बेसिकली इसकी क्या होती है? आवृत्ति चेंज हो जाती है। कह सकते हैं आवृत्ति अनेक घटकों में विभक्त हो जाती है ना। आवृत्ति विभक्त हो जाने के कारण इसका, है ना, आवृत्ति विभक्त हो जाती है जो कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देती है। इसको हम जीमान प्रभाव कहते हैं। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद सबसे, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज अब आती है नेक्स्ट पॉइंट में। देखिए, हमने अभी देखा था जो m की वैल्यू होती है वो प्लस एल से माइनस एल या माइनस एल से प्लस एल तक होती है। ये चीज हम जानते हैं। तो आपसे कुछ चीजें यहां पर ध्यान रखनी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, इंपॉर्टेंट वाली चीज। देखिए, यदि आपको L इज इक्वल टू 1 दिया जाए, यानी कि S उपकोष दिया जाए। कौन सा उपकोष? S उपकोष। S आपको उपकोष दिया जाए, यानी कि L इज इक्वल टू 0 दिया जाए, तो यहां पर M भी 0 हो जाएगा,
यानी कि इसमें कितने कक्षक हैं? सिर्फ एक कक्षक है, जो कि जिसके लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान कितना है? 0 है। ये अपना हो गया, ठीक है। इसके बाद जो अब हम देखेंगे L इज इक्वल टू 1 के लिए, यानी कि P ऑफ कोस के लिए, P ऑफ कोस के लिए जो M का मान होगा वो क्या होगा? -1 से +1 तक, -1, 0 और +1, यानी अपने कितने मतलब कितने कक्षक हो जाएंगे? 3 कक्षक इसमें हो जाएंगे। P में कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक होते हैं। कौन कौन से? देखिए, पहला जो आपका कक्षक होगा वो pxy या फिर pyx होता है। pxy या pyx होता है, और लास्ट वाला भी pxy या फिर pyx, और जो बीच वाला है ना, वो बीच वाला pxy मतलब ये हो जाएगा yz वाला, यानी कि बीच, एक सेकंड, ये अलग अलग होते हैं। देखिए px py और इधर py px, और ये बीच वाला pz होगा। इस चीज को आप ध्यान रखना है कि जो p ऑफ कोस होता है उसमें जो ऑर्बिटल होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से? नहीं मतलब ऑर्बिटल नहीं, कक्षक, कक्षक जो होते हैं। हाँ सही कहा, ऑर्बिटल ही तो होता है कक्षक को इंग्लिश में ऑर्बिटल। मतलब इसमें ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3 होते हैं, जिनके लिए एक का मान मतलब जो चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान -1 से +1 तक होता है, जिसमें जो पहला कक्षक होगा वो px या py होगा, लास्ट वाला भी py या px हो सकता है। अगर ये px हो गया तो ये py होगा, अगर ये py हो गया तो ये px होगा, लेकिन बीच वाला pz कक्षक ही होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं इसके लिए -1, इसके लिए 0, इसके लिए इस कक्षक के लिए +1 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो जाएगा। इस प्रकार से कह सकते हैं। यानी कि pz हमेशा 0 ही रहेगा, लेकिन px py -1 भी हो सकते हैं और +1 भी हो सकते हैं। इसके बाद जो अगला अपना कोश है वो है P हो चुका है, P के बाद D मतलब L इज इक्वल टू 2, D ऑफ कोश, D ऑफ कोश। देखिए जो D ऑफ कोश होता है उसमें अगर हम बात करें M के मान की तो -2 से +2 होता है, -2 -1 0 +1 +2, ये अपने 5 डी ऑफ कोश में कितने कक्षक होते हैं? 1 2 3 4 5, 5 कक्षक होते हैं, 5। तो अगर हम यहां पर देखें डी में 5 कक्षक हो जाएंगे कुछ इस प्रकार से। एक 2 3 4 5। देखिए आपको इनके नाम याद रहना चाहिए। ये हो जाएगा डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ये आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका डी जेड स्क्वायर। इनकी आपको स्थिति याद रखना कौन कहां पर है। पहला तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड, एक सेकेंड पहले जेड के पास जेड वाला है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर मिड में होता है, मिड में एकदम, क्योंकि इसके लिए ऑल देखो अभी बताता हूं, एक सेकेंड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई, हमेशा आप याद रखना जो मिड मतलब जो डी जेड स्क्वायर होता है उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ऑलवेज भी 0 होगा। ये मिड में होता है, 0 मिड में है ना,
बीच में है ना, इसलिए इसको हम इधर रखेंगे। तो 0 इधर -2 -1 और माइनस मतलब +1 +2, मतलब यहां पर कोई फिक्स नहीं है, इसका -1 ही हो -2 ही हो, इसका +2 हो प्लस माइनस मतलब +2 हो -2 हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन dz² हमेशा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो शून्य ही होगी। dz² ऑर्बिटल जो है अपना, उसके लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो हमेशा 0 ही होगी। तो dxy dyz dz² dx² -y² d देखिए dxy बाई जेड dzx, ये xy तो हो चुका था ना, dzx या dxz कह सकते हो, dxz dxy dyz dxz, ये अपने d हो गए। मतलब ये अपना ऑर्बिटल वाला के मतलब ऑर्बिटल मतलब कक्षक वाला हो गया कि कहां कौन से कक्षक होते हैं। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज एम के आपको बताने हैं कि कक्षकों की संख्या कैसे निकाली जाएगी। देखिए कक्षकों की संख्या निकालो, आपसे ऐसा क्वेश्चन आएगा, कक्षकों की संख्या निकालो, आपको दे दिया n = 2, मतलब आपको मुख्य क्वांटम संख्या n की वैल्यू दे दी और आपसे पूछा ऑर्बिटल निकालो, यानी आपको क्या निकालना है, m निकालना है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितनी होंगी। तो सीधा सीधा आपको फॉर्मूला याद रखना, जो कक्षकों की जो संख्या होती है वो आपको n² के बराबर होती है, यानी m जो होगा वो n² के बराबर हो जाएगा, है ना। m की कुल संख्या जो होगी वो n² के बराबर हो जाएगी, यानी कि जो द्वितीय कोष में 4 कक्षक होंगे, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे कितने कक्षक होंगे, 4। अगर मान लो आपको n की जगह l की वैल्यू दे दी गई 2, तो आप कैसे निकाल लो कक्षकों की संख्या, मतलब अब n की वैल्यू दे जरूरी थोड़ी है, वो कई बार आपको द्विगंशी क्वांटम नंबर देगा और आपसे बोलेगा m के कुल मानों की संख्या निकालो या फिर कक्षकों की संख्या निकालो। तो वो निकालने के लिए फॉर्मूला है 2l, मतलब आप इधर अलग से लीजिए 2l+1, 2l+1 यानी कि 2 × 2+1, तो 2 दूना 4 1 5, टोटल 5 कक्षक हो जाएंगे। क्योंकि आप देख लीजिए ना, +l से -l तक, यानी मतलब -l से +l तक, -2 -1 0 +1 +2, ये 5 मान आएंगे। देखिए यही तो 5 कक्षक हो गए बस। और हर एक कक्षक में मैक्सिमम मतलब अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। हाँ 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते, क्या होते ही हैं। हर एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं, या होते मतलब होते ही है। बेसिकली m की कुल संख्या, m की जो कुल संख्या होती है, मतलब m कितने हैं वो क्या बताती है, उपकोष में कितने कक्षक हैं, है ना। देखिए यहाँ पर m कितने निकल के आए, 5। तो जो अपना डी उपकोष है उसमें हमें कक्षकों की संख्या पता चल गई, m से कितने कक्षक होंगे, 5। इसके बाद एक कुछ छोटा सा ग्राफ है, उसको देख लेते हैं जल्दी से।
देखिए ग्राफ को देखते हैं, ये एक लाइन है, मतलब एल, इसमें हम देखेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की लाइन है और आपको एल की वैल्यू 0 दी गई है। दूसरी लाइन में आपको एल की वैल्यू 1 दी गई है। मैग्नेट, एक सेकंड इसको यहीं रख लेते हैं, इधर ले, एल की वैल्यू 1, ये आपको एम वाली लाइन दी गई है कि एम के क्या क्या मान होंगे। अगली लाइन एल इक्वल टू 1 के लिए, उसके बाद अगली लाइन एल इक्वल टू 2 के लिए, नहीं एल इक्वल टू 2, एल इक्वल टू 3 के लिए। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के क्या क्या मान हो सकते हैं। देखिए प्लस एल से माइनस एल, यानी कि यहां पर तो 0 ही होगा, एम क्या होगा 0, कोई इस पर बहस नहीं। और ये माइनस एल से प्लस एल तक, यानी -1 से +1 तक कौन कौन आएगा, -1 0 1, यानी +1। तो ऐसे बनाएंगे, इसको लेंगे 0, यह जाएगा अपना नीचे वाला -1, ऊपर +1। तो इसको कुछ इस प्रकार से दिखा देंगे, कुछ हम इस प्रकार से दिखा देंगे, ये अपना हो गया। अब इसका देखिए, मतलब m का मान -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, +1 हो सकता है, जब l इज इक्वल टू 1 है। l इज इक्वल टू 2 होने पर m के मान क्या क्या होंगे, -2 से +2, यानी कि -2 -1 0 +1 +2, ये हो जाएंगे। बेसिकली अगर हम देखें तो ये अपना -2 -1 0 +2, सॉरी +1 +2, इस प्रकार से। अब हम देखेंगे तो L के, मतलब m L इज इक्वल टू 2 के लिए m के 5 मान हो सकते हैं। L इज इक्वल टू 3 के लिए 7 मान होंगे, क्योंकि -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, यानी कि कुछ इस प्रकार से। 1 2 3 4 5 6 7, +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, इस प्रकार से ये इसके 7 मान हो जाएंगे m के, है ना। देखिए एक चीज और, अपभ्रष्ट कक्षक क्या होता है और भ्रष्ट कक्षक क्या होते हैं। अपभ्रष्ट और भ्रष्ट कक्षक क्या होते हैं, है ना। अपभ्रष्ट कक्षक, और बस इसको क्लियर करने के बाद नेक्स्ट क्वांटम नंबर, अपभ्रष्ट और भ्रष्ट दो चीजें हैं। अपभ्रष्ट कक्षक क्या होते हैं और अपभ्रष्ट कक्षक और भ्रष्ट कक्षक क्या होते हैं। अपभ्रष्ट कक्षक, देखिए अपभ्रष्ट कक्षक कुछ ऐसे कक्षक होते हैं जिनके लिए समान ऊर्जा होती है। बेसिकली हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, किसी उपकोष के अंदर अगर कक्षक उपस्थित है तो उन सभी कक्षकों की ऊर्जा समान होगी, तो उन सभी कक्षकों को अपभ्रष्ट कक्षक कहते हैं। अपभ्रष्ट कक्षक यानी कि जितने भी कक्षक हैं उनकी किसी उपकोष में उपस्थित सभी कक्षक की ऊर्जाएं समान होती हैं। ऐसे जो कक्षक होते हैं इन कक्षकों को अपभ्रष्ट कहते हैं। बेसिकली
समान ऊर्जा, है ना। इन कक्षकों की ऊर्जा क्या होती है? समान। और ये चुंबकीय क्षेत्र जो अभी हमने लगाया था ना, उसकी अनुपस्थिति, चुंबकीय क्षेत्र अनुपस्थित होना चाहिए, क्योंकि हमने जो अभी समझाया था जीमान प्रभाव, वहां पर हमने चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया था, जिस कारण वहां पर ऊर्जा भ्रष्ट हो गई थी, यानी कि ऊर्जा असमान हो गई थी। जहां पर जिन कक्षकों की ऊर्जा असमान होगी, मतलब किसी उपकोष में उपस्थित कक्षकों की ऊर्जा अगर असमान हो जाए, और ऐसा कब होगा? जब हम चुंबकीय क्षेत्र लगा देंगे। चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर असमान ऊर्जा कब? चुंबकीय क्षेत्र जब उपस्थित हो। तो उसकी ऊर्जा असमान हो जाती है इन कक्षकों की ऊर्जा। ये थे भ्रष्ट कक्षक और अभ्रष्ट कक्षक। इसके बाद चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। देखिए, चक्रण क्वांटम संख्या को हम पहली बात तो एम नहीं एस या फिर एम एस से लिखते हैं, एम एस से प्रदर्शित करते हैं। पहला पॉइंट, स्पिन क्वांटम नंबर को एस या एम एस से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, आप इस चीज को समझिए, ऐसा जो नाभिक के चारों ओर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है ना, वो स्वयं अपने अक्ष पर चक्रण करते हैं। कहने का तात्पर्य, जो किसी परमाणु है, कोई लाइक ये अपना परमाणु है, ये अपना एक परमाणु है, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, मतलब परमाणु में, ये परमाणु है, ये नाभिक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? अपने अक्ष पर इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं और अपने स्वयं के अक्ष पर ही चक्रण करता है। ठीक है, देखिए, बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? चक्कर। तो इन्हीं, और ये चक्कर कहां लगाते हैं? इधर देखिए, चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? चक्कर। और स्वयं अपने अक्ष पर, स्वयं अपने अक्ष पर क्या करते हैं? चक्रण करते हैं। अपने अक्ष पर चक्रण करते हैं। और इस चक्रण की दिशा को कौन बताता है? हमारा एस, या फिर चक्रण क्वांटम संख्या की दिशा एंटी क्लॉक होगी या फिर क्लॉकवाइज होगी, +1/2 होगी या -1/2 होगी, कौन बताएगा? मैग्नेटिक क्वांटम संख्या। देखिए, ये अपना नॉर्थ साउथ, नॉर्थ है, हमने ऊपर मतलब कुछ इस प्रकार का नॉर्थ रख लिया। ये अपना इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कहां घूमेगा? नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है अपनी किस पर घूमता है? अक्ष पर चक्रण करता है। अक्ष पर चक्रण करता है, और जिसकी दिशा को कौन बताता है? एस बताता है, चक्रण क्वांटम संख्या, है ना। तो यहां पर ये ना क्लॉकवाइज है। क्या है ये? क्लॉकवाइज है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर, देखिए ऐसे ऐसे, तो ये क्लॉकवाइज है। और जब इस प्रकार से, ये एस लगा दें, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, यानी क्लॉक के अपोजिट, एंटी
एंटी पार्टी, यानी कि जैसा क्लॉक है उसके अपोजिट, उसकी उल्टी, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मतलब यह है चक्रण द्वारा दक्षिणावर्त अथवा इसके जो अपना चक्रण क्वांटम संख्या, या हम ऐसा कह सकते हैं कि चक्रण है ना, जो चक्रण स्पिन, वो दो ही हो सकते हैं, या तो क्लॉकवाइज हो या फिर आपका एंटी क्लॉकवाइज हो। क्लॉकवाइज को दक्षिणावर्त बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त। एंटी क्लॉकवाइज को वामावर्त बोलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज को वामावर्त बोलते हैं, क्लॉकवाइज को दक्षिणावर्त बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन या तो ऐसा घूमेगा, है ना, या फिर वो ऐसा घूमेगा। तो यही तो दो तरीके, यानी चक्रण के स्पिन करने के सिर्फ दो तरीके, एक तो दक्षिणावर्त घूमने या फिर वामावर्त। है ना। और m के किसी मान के लिए देखो, और आप याद रखिए जो s है ना, इसके दो मान ही हो सकते हैं, या तो +1/2 या फिर -1/2। इसके सिर्फ दो मान संभव हैं, +1/2 या फिर -1/2। +1/2 या फिर -1/2, ये दो मान संभव हैं किसके, s के। ठीक है, और हम किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार दिखाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है ना, दोनों की अलग है, एक की +1/2, दूसरे की -1/2। इस चीज को ये तीर दिखाते हैं कि दोनों की जो चक्रण स्पिन करने की दिशा है वो अलग अलग है। और हमेशा याद रखना, एक कक्षक में अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो हमेशा उनकी जो दिशा है वो हमेशा विपरीत होगी, एक +1/2 तो दूसरा -1/2, यदि पहला -1/2 दूसरा +1/2। इसके दो ही मान होते हैं। यह देखिए, ये जो क्वांटम संख्या बेसिकली व्याख्या किसकी करता है, जैसे उसमें हमने देखा कई सारी व्याख्या कर रहे थे, कोस की और कोस की, ये किसकी व्याख्या करता है ना, आइए जरा देखते हैं। ये जो व्याख्या करता है, व्याख्या, ये परमाणु यानी एटम या फिर आयन, एटम या फिर आयन में जो चुंबकीय गुण होते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, का अध्ययन या की व्याख्या करते हैं। किसकी किसकी व्याख्या करते हैं, दो चीजों, मतलब जो अपना एक परमाणु है या फिर आयन है, उसकी जो चुंबकीय गुण है उनकी व्याख्या कौन करता है, स्पिन क्वांटम नंबर। परमाणु या आयन के चुंबकीय गुणों की व्याख्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से की जा सकती है ना। और अगर आपसे पूछा जाए, हमने अभी देखा पहले तो कोणीय संवेग n के लिए, l के लिए, m के लिए, अब स्पिन कोणीय संवेग क्या होता है यहां पर समझते हैं। स्पिन कोणीय संवेग, इसके लिए फॉर्मूला है h/2 रूट ऑफ s+1, ये हो जाएगा स्पिन कोणीय संवेग h/2 रूट के अंदर s+1, ये अपना स्पिन कोणीय संवेग है। ये हो गया अपना। इसके बाद कुछ छोटी सी चीज है ना। पहला पॉइंट NLM, हम ये सारे कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, किसी काम के नहीं। NLM का श्रोडिंगर ने बताया था, और सोमरमील्ड और बोहर और कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे, गोल्डस्मिथ, जिन्होंने चक्रण क्वांटम संख्या के बारे में बताया। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर अपना चक्रण क्वांटम नंबर जो है वो खत्म हुआ।
देखिए, किसी कोई उपकोष है, आपको उपकोष, उसको आपको क्वांटम नंबर के पदों में लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, है ना। मतलब बेसिकली n को l के पदों में लिखो, सॉरी l को n के पदों में लिखो। कैसे लिखेंगे, इंपॉर्टेंट थोड़ी ज्यादा नहीं है, बस नॉर्मल है, नोट पॉइंट है कि अगर आपको किसी उपकोष को क्वांटम संख्या के पदों में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे l इज इक्वल टू n की पावर x, l इज इक्वल टू, नहीं, इसको हम ऐसे लिखेंगे, मतलब मल्टीप्लाई के साथ, n l x, इसके पदों में लिख सकते हैं, मतलब n l x किसी उपकोष को क्वांटम संख्याओं के पदों में इस प्रकार से लिख सकते हैं, n l की पावर x, किसी उपकोष को क्वांटम संख्याओं के पदों में n l की पावर x, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। n यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या, l द्विघांसी क्वांटम संख्या, और जो x है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बेसिकली है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n l x बेसिकली जो x है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और n जो है वो मुख्य क्वांटम संख्या है, और l चुंबकीय क्वांटम संख्या है। तो ये था, आज हमने क्वांटम नंबर को पूरा क्लियर कर लिया। अगले जो पार्ट में हम जो अपने कक्षक हैं, मतलब जो हमने आज कक्षक के बारे में जाना, जो अपने कक्षक हैं उनकर हम पूरी चर्चा डिटेल्ड में करेंगे कि एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक, एफ कक्षक, इन सभी को पूरा उनके गुण के बारे में समझेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में इसके बारे में जानेंगे।